हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई प्रॉमिस मैं फिर से अपनी दी डोमिनेटर सीरीज़ की अगली क्लास, इस बार केमिस्ट्री की क्लास 5, जिसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानने वाले हैं। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल, यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम देम। एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता है, बस थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की ज़रूरत है ताकि आपको ऑप्शंस क्लिक करें एग्ज़ाम में। ठीक है। मेटल्स चमकने वाले, जनरली अभी हम लोग बात करते हैं चमकने वाले चीज़ें, जिसको कोई चीज़ से मारेंगे तो थोड़ा सा साउंड निकलेगा। करंट अगर पास करेंगे उसे छूने से करंट लगेगा, है कि नहीं। जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यही इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कुछ कुछ नाम दिया गया है। चमकने वाली चीज़ों को कहा गया लस्चर, जो कि मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। अच्छा, मेटल्स क्या सख्त होता है, तो वही लिखा है हार्डनेस में, वेरी हार्ड, नॉट हार्ड। अच्छा, मैलिएबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बिटेन इनटू शीट्स। ऐसी वो खूबी जिसमें मान लीजिए ऐसा बड़ा सा आपको मेटल का टुकड़ा दे दूँ, आप इसे हथौड़े हो या कोई सी भी प्रेशर अप्लाई करके इसका थिन शीट्स आप बना सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी क्या ओर्स खोद के निकाली जाती है, बट आप सिंपली सोचिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल भी तो यूज़ करते हैं। फॉयल कितना ज़्यादा थिन होता है, तो आप सोचिए कितने बड़े ओर से कैसा उसे पतला सा एक शीट बना दिया गया। तो इसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी यानी शीट। अच्छा, उसे अगर बड़े गोले से तार बनाने का एबिलिटी हो तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं, प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो यस, मेटल्स आर डक्टाइल, दीज आर नॉन डक्टाइल। कंडक्टिविटी में जैसा आपको बताया, छूने से करंट लगता है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। नॉन मेटल्स बिल्कुल उसका अपोजिट। स्टेट जनरली सॉलिड में पाई जाती है, बट नॉन मेटल है तो किसी भी स्टेट में पाई जा सकती है। डेंसिटी ऑब्वियसली ये इतने घने रहते हैं तो भारी तो होंगे ही, ये लो डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज में और कुछ लिखी है। अच्छा, अभी ब्रैकेट में क्या क्या लिखा ज़रा सा उसको देख लेता है। लस्चर में हर मेटल के पास ऑलमोस्ट अपना शाइन रहता है, मेटेलिक शाइन। नॉन मेटल्स में क्या लिखा है, नो लस्चर, बट नॉन मेटल्स में एक आयोडीन है और एक ग्रेफाइट है जो नॉन मेटल्स होते हुए भी मेटल वाले शाइन रखते हैं। मेटल्स तो हार्ड होती है सबको पता है, बट सोडियम और पोटेशियम ऑल्दो दे आर मेटल्स येट दे आर नॉट वेरी हार्ड। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स में देखिए, भले ही ये नॉन मेटल है डायमंड, बट स्टिल इट इज़ वेरी हार्ड। तो ये सब ब्रैकेट में सब एक्सेप्शंस मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। दे इजीली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पिछले वाले क्लास में भी हमने ये कवर कर लिया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की इनकी बहुत ज़्यादा खूबी रहती है। ये बॉन्ड करने के लिए हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो बाहर में जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हमेशा ढूंढते कोई आए इसे ले जाए। तो मेटल्स क्या क्या बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। दे हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली इन द आउटर सेल। बाहरी वाले शेल में या तो एक होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगा। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने SSC से उठाई है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड्स, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या होता है, पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और नॉन मेटल्स बिल्कुल उसके विपरीत है। उसके बाद आते हैं सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो सब देख लिए हम लोग, तो थोड़ा सा केमिकल अंदरूनी बारे में जान लेते हैं। मेटल्स बर्निंग इन एयर, उसके बारे में क्या है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है आयरन है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, Fe2O3, जो कि रस्ट बन जाता है, रेडिश कलर ले आता है। तो वो रस्ट क्या है, इट इज़ नथिंग बट दैट आयरन विथ ऑक्सीडेशन। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, यहाँ पर लिख दिया था, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक यानी क्या, एम्फीबियस, जो पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है। तो एम्फी का मतलब होता है बोथ।
मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी मान लीजिए कोई मैं एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा लूँ, उसे पानी में डालूँ, तो क्या वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर। सम ऑफ दीज, बट कुछ मेटल है जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि सोडियम, NaCl, नमक का एक पार्ट सोडियम भी रहता है, तो सोडियम पानी में मिल जाता है। ठीक है, तो सब कुछ आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। फिर लिखा है डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑब्वियसली हर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का तरीका, इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर। आपने ये सारे बहुत सारे रील्स देखी होंगी इंस्टा और यूट्यूब में, जहाँ पर एक मेटल का, एक सोडियम का टुकड़ा को एक लेक में फेंका जाता है और वो पूरी ब्लास्ट करने लग जाती है वो सोडियम की टुकड़ा। तो वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम H2O के साथ मिलने से बड़ा धमाका करते हैं, उन्हें तुरंत आग लग जाती है। तो पानी या हवा से उन्हें बचा के रखना पड़ेगा, तो कहाँ रख सकते हैं? हर जगह में तो पानी है नहीं, तो हवा है, और हवा में मॉइस्चर है, तो क्या करते हैं? उसे हम लोग किरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, या एनी अदर ऑयल बेस्ड कंपाउंड में सोडियम और पोटेशियम को डुबा के रखते हैं ताकि उसमें आग ना लगे। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इसलिए तो उसे प्रीशियस मेटल बोला जाता है। आप अलमीरा में रखिए, पानी के अंदर डुबा के रखिए, सोना और चांदी खराब नहीं होता, इसीलिए मार्केट में उनकी उतनी वैल्यू है। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा। आयरन रिएक्ट्स विथ द मॉइस्चर ऑफ द एयर एंड फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व्ड इन इट टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो मेटल्स पानी में घुल जाए वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, जैसा कि सोडियम पानी के साथ मिलने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, जो चीज़ पढ़ा उसको यहाँ पर विस्तार में लिख दिया। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव अ सॉल्ट एंड अ हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिए, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। अरे अभी तो पढ़ा कि मेटल एसिड के साथ मिलने से हाइड्रोजन गैस बनाता है। नाइट्रिक एसिड भी तो एक एसिड है, बट इसके साथ मेटल मिलने से कहाँ हाइड्रोजन गैस तो नहीं बना रहा? नहीं बनेगा। क्यों? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पिछली बार पढ़ चुके हैं, बट आगे हम लोग यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर नीचे ये वाली, तो थोड़ी देर रुक जाइए। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो हम लोग निकालते हैं, तो अभी देखिए ये वाली जो रिएक्टिव सीरीज है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा ऊपर? सीसियम, फ्रांसीसियम, रुबिडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये हुई सबसे लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, और ये है सबसे मोस्ट रिएक्टिव। तो ये जितने भी मेटल्स हैं उन्हें हम लोग 3 भाग में रखते हैं। ये है मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट। अच्छा, मोस्ट, मॉडरेट और लीस्ट। तो यहाँ पर हमने लिखा है, कहाँ गया? Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined electrolytically in this process। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है उसके बारे में तो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? बेसिकली एक चेम्बर है, उसमें कुछ एक लिक्विड है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें 2 पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसमें से इसे मिटाते हैं, जिसमें से मान लीजिए हमें कोई एक मेटल है, मान लीजिए सिल्वर या गोल्ड है। अच्छा, यहाँ पर दिया है, कहाँ गया? द इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज एनोड। इम्प्योर मेटल को हम लोग क्या करते हैं? एनोड में लगा देते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं पकड़ के चलता हूँ, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर देखिए ये एनोड है। एनोड में क्या लगा है? ग्रेफाइट। कैथोड भी क्या से बना है? ग्रेफाइट। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं? बोथ एनोड कैथोड ग्रेफाइट से बना है। इसके ऊपर द इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज एनोड। मान लीजिए मुझे गोल्ड को एक खराब चीज से अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा? वो जो टुकड़ा है गोल्ड जिसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई है, उसे लाके एनोड में रख दूंगा। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एक्ट्स एज कैथोड, और एक छोटा सा प्योर गोल्ड का टुकड़ा कैथोड में लगा दूंगा।
इम्प्योर वाला टुकड़ा एनोड में, प्योर वाला टुकड़ा कैथोड में। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे ये होगा, हाँ, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल, जो कि प्योर मेटल कहाँ पर है, कैथोड में है, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, सॉरी प्योर मेटल कहाँ पर है, अपनी जो इम्प्योरिटीज के साथ कुछ प्योर मेटल मिली हुई है और एक पूरा प्योर मेटल का टुकड़ा अपनी कैथोड में लगाई हुई है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये जो कैथोड में जो प्योर मेटल का टुकड़ा है ना, वो इसमें से जो प्योर मेटल के टुकड़े हैं उनको वो आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। अच्छा, उससे क्या होगा, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, पानी में ऐसे घुल जाता है, एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड, और धीरे धीरे करके यहाँ से प्योर मेटल आके कैथोड में चिपकने लगता है। तो अब इससे होगा क्या, अच्छा, जैसे ही प्योर मेटल यहाँ से निकलता है, आप खुद सोचिए, एक चीज़ ऐसा बाइंड होके था, उसमें कुछ प्योर थे और कुछ इम्प्योर थे। अब जैसे ही यहाँ से प्योर निकल के चल जाएगा तो एक वैक्यूम क्रिएट नहीं हो जाएगा, उससे क्या होता है, ये पत्थर ढीला पड़ने लगता है, और जैसे ही ढीला पड़ेगा वो क्या बिखरेगा, टूटेगा। तो टूट के क्या होता है, ये बिल्कुल जैसे मड होता है ना, मड मिट्टी, उस टाइप से एनोड के नीचे बैठ जाती है। और एक बार बता देता हूँ, प्योर टुकड़ा तो हमारे पास था, ठीक है, प्योर टुकड़ा था, यहाँ से वो प्योरिटीज निकल के प्योर के पास चल जाती है। अब बची इम्प्योरिटीज, वो जो इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे इसी एनोड के नीचे आके सत्ते पे बैठ जाती है। क्यों, उन्हें खींचने वाला कोई नहीं है, प्योर मेटल को प्योर मेटल स्ट्रिप कैथोड में खींच के ले गया, लेकिन एनोड के नीचे वो सारी गंदी मिट्टी आके बैठ जाती है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड, ठीक है, एनोड मड। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है आजकल जीआई के सारे विंडोज़ हो, गेट हो, जीआई तार हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कपड़ा सुखाने में। तो जीआई तार कोई नहीं है, नॉर्मल ही मान लीजिए आयरन था। अब इंसानों ने देखा, जब भी हम लोग लोहा वाला गेट बनाते हैं या लोहा वाला तार यूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे हवा में मॉइस्चर H2O के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो इससे बचने के लिए आयरन के ऊपर एक तो पतली कोटिंग कर दी गई, किसकी, जिंक की, जिंक की एक कोटिंग कर दी गई। क्यों, जिंक H2O के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है। तो बस इसी प्रोसेस को, जिसमें हम लोग एक लो क्वालिटी धातु को एक हाई क्वालिटी मेटल के कोटिंग से बचाते हैं, उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद क्या आती है, एलॉय। एलॉय क्या है, एलॉय कुछ नहीं है, एलॉय एक मिश्रण है, मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, यानी कोई मेटल या नॉन मेटल का एक मिक्सचर या 2 से अधिक मेटल्स का मिक्सचर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलॉयज हो जाती है। क्यों, हर एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ किसका, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ किसका, गन मेटल किसका एलॉय है, स्टील किसका एलॉय है। तो ये सब आपकी ड्यूटी है, आपको मैंने यहाँ पर टेबल प्रोवाइड कर दिया है, आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जूम कर लेते हैं। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा पढ़ रहे थे ना कि ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई एक चीज़ है, यहाँ से एक पकड़ लेते हैं पोटाशियम, ठीक है, यहाँ पर पकड़ लेते, नहीं तो पकड़ते सोडियम, उसका नीचे है, ये हुआ सोडियम। सोडियम अभी ना मान लीजिए क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड बना हुआ है NaCl, जो कि सॉल्ट है। अब मुझे क्या करना है, ये जो सोडियम है इस क्लोरीन से मुझे अलग करना है, ठीक है। तो इसे अलग करने के लिए मैं इसमें ऐसा क्या मिलाऊं कि इसमें से सोडियम अलग हो जाए और Cl अलग हो जाए। तो याद रखिए, मुझे या इस बॉक्स में कोई ऐसा ही सामान डालना पड़ेगा जो कि सोडियम से ज़्यादा पावरफुल हो, सोडियम से ऊपर आती हो रिएक्टिविटी सीरीज में। क्योंकि अगर आप सोडियम से ज़्यादा ताकतवर है तभी आप सोडियम को उससे खींच के ला सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए डाल देता हूँ मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी Hg होता है, मर्क्यूरी का सिंबल, तो मर्क्यूरी कभी भी सोडियम को खींच के नहीं ला सकता। क्यों, मर्क्यूरी सोडियम से रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो मुझे ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जो कि सोडियम से ऊपर हो। तो बस इसे ही कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा ऐसे मैग्नीशियम दे देगा, एल्यूमिनियम दे देगा टाइट मान लीजिए, और एक दे देगा कॉपर दे देगा और एक टंगस्टन दे देगा। तो इसको आपको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। फिर दे देते हैं कि इसे
इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में अरेंज करो। तो इसलिए ये वाले टेबल काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन सा मेटल किसके बाद आता है। ठीक है, तो ये दोनों टेबल याद करना, ये आपकी ड्यूटी है। यहाँ पर मैंने आपकी सारी थ्योरीज कंप्लीट कर दी। मेटल और नॉन मेटल से बेसिक स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी पॉइंट्स आते हैं सब मैंने कंसाइज में टेबल में लिख के दे दी है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। बाय।